तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में देखने वाले भारत में खाद्य सुरक्षा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। दोस्तों ये आपका आखिरी चैप्टर है इस सब्जेक्ट का और यहाँ से हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और जो कि आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो टॉपिक है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ से लेते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा जैसे जीवन जीने के लिए भोजन कितना आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। लोग छोटे मोटे काम करते हैं वो केवल भोजन के लिए। ठीक है, जिस प्रकार से सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, सांस लेने के लिए वायु बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी प्रकार से खाद्य भी, भोजन भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो हम इससे ये तात्पर्य समझते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि देश में उस समय कितना खाद्य उत्पादन हो रहा है। ठीक है, यानी कितना जो खाद्य का जो सामान है, जो सामग्री है वो उत्पादन हो रही है, यानी बन रही है हमारे देश में, और कितना आयात किया जा रहा है। ठीक है, आयात और निर्यात का पता है आपको, कितना आयात किया जा रहा है, यानी दूसरे देशों से यहाँ पर लाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सरकारी भंडार है जहां पर अनाजों को रखा जाता है, उस भंडार में कितनी ज्यादा जो अनाज है वो संचित है। ये क्यों देखा जाता है? ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि मान के चलो कोई आपदा आ जाती है तो उस समय हमारे सरकार के भंडारों में कितनी ज्यादा जो भोजन है, ये सारी चीजें जो है इसमें होनी चाहिए, अच्छा भंडार होना चाहिए कि उस समय कमी ना हो। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों के स्टॉक को देखा जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको एक डेफिनेशन है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पूछा जाता है वो क्या है, पहुंच का क्या अर्थ होता है, यानी पहुंच से हम क्या समझते हैं। पहुंच का अर्थ होता है दोस्तों कि जो खाद्य सामग्री है ना वो सभी व्यक्ति को मिलता रहे, ये होता है पहुंच। फॉर एग्जाम्पल अगर पहुंच की बात आती है तो सभी जो गांव है, अलग अलग इलाके हैं जहां पर जो संसाधन है वो नहीं पहुंच पाते, अच्छे संसाधन नहीं है, तो पहुंच का अर्थ होता है कि उन जगह पर भी इन सब चीजों को पहुंचाया जाए। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्यों की जाती है, यानी खाद्य सुरक्षा जो है जरूरी क्यों है। तो जरूरी इसलिए है दोस्तों, मान के चलो कोई आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, या आपने देखा होगा वो आ जाता है, क्या कहते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो उस समय आपको पता है हमें रखना पड़ता है स्टॉक में, इन सब चीजों को रखना पड़ता है स्टॉक में कि सभी लोगों को जो है वो मिल सके आराम से। अगर हम बात करें तो समाज का जो गरीब वर्ग है, ठीक है, वो तो हमेशा ही इन सब चीजों से, सामग्री, जो खाने पीने की जो सामग्री होती है, इससे हमेशा जो है वो ग्रस्त रहता है। यानी कि आप समझ सकते हो हमारे देश में कुछ ऐसे समूह भी है जिनको जो है डेली उनको सोचना पड़ता है कि जो कल है वो क्या खाए। ठीक है, तो बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप है हमारे देश में, ऐसे जो है उनका समूह है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर गरीबों की तो वो तो है ही, लेकिन किसी समय क्या होता है जब देश में भूकंप आ जाता है, ठीक है, या बाढ़ की समस्या आ जाती है, या सुनामी आ जाती है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, फसलें खराब हो जाती है, हो सकता है जो मौसम हो वो हमारे अनुकूल ना हो और फसलें क्या है खराब हो जाए, तो उससे क्या होगा, उस समय अकाल पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो अकाल पैदा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब चीज को पहले से ही एक स्टॉक में रख लेते हैं, जो कि मैं भी आपको आगे बताऊंगा, इसे बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो इन सब आपदाओं से गुजर रहे हैं, अगर मान के चलो हाँ ये सारी आपदाएं आ जाती है, ठीक है, तो इस समय क्या होगा, निर्धनता रेखा से जो नीचे के बंदे हैं उनको तो दिक्कत है ही, हमेशा ही दिक्कत है उनको, लेकिन जो निर्धनता रेखा से ऊपर के बंदे हैं, जो ऊपर के लोग हैं, उनको भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है, और आपको ये समझ में आ गया कि खाद्य सुरक्षा क्यों की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि कोई अगर आपातकालीन की स्थिति हो तो उस समय सामग्री ज्यादा होगी हमारे पास, तो अगर एक साल फसल नष्ट भी हो जाएगी तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़े, इसलिए हम इसे बचा कर रखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दोस्तों टॉपिक आ गया, बफर स्टॉक क्या होता है। ठीक है, तो बफर स्टॉक होता है कि कोई आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे मान लो अभी महामारी की स्थिति चल रही है, तो इस समय क्या है, इस समय सरकार के पास स्टॉक है
पहले से उनके पास इतना ज्यादा भोजन है कि अगर सब काम रुके हुए हैं, अभी किसानों का काम रुका हुआ है और सभी काम जो है वो रुके हुए हैं इस महामारी के कारण, उसके बाद भी हमें जो है भोजन जो है वो पर्याप्त मिल जाता है। राशन की दुकानें से राशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने पहले से उसको एक स्टॉक में रखा हुआ है। ठीक है, एक स्टॉक बना के रखा हुआ है, उसे ही वो बफर स्टॉक कहा जाता है कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो हमारे पास पहले से उसका भंडार जो है वो मौजूद हो। यहाँ पर बात करते हैं हम भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त, यानी सरकार के पास है वो चीजें, अनाज हो गया, गेहूं हो गए, चावल हो गए, तो इन सब के भंडार उनके पास मौजूद है। और ये इसलिए ही भंडार किया जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो उस समय इसका इस्तेमाल हो। ठीक है, इसे ही हम बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, आपातकाल के समय के लिए बचाकर सरकार द्वारा रखा गया जो अनाज, गेहूं, चावल, इन सब के भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना होता है, आप यहां से सिर्फ समझिए। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये क्या होता है? तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज होती है कि जो सरकार होता है ना, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ दुकानें होती है और वहां से क्या होता है, राशन की दुकानें, और वहां पर जो है सबको राशन मिलता है और जो गरीब लोग हैं उनको वहां पर बहुत सारी छूट भी मिलती है। तो पहले आप यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में थोड़ा सा समझिए, फिर मैं इसके बारे में और डीप बताऊंगा। यहाँ पर से देखिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानें, वो कुछ राशन की दुकानों को चुनते हैं केवल, जो उनके ऑर्डर के हिसाब से काम करे। उन दुकानों के माध्यम से समाज के जो गरीब लोग हैं, वो तो खुद आके तो सबको नहीं दे सकते, उनको क्या पता कौन गरीब है और कौन अमीर है, और वह सबके घर में जाके गरीब वर्गों को ढूंढ कर तो नहीं देख सकते। तो उन्होंने इस प्रकार के दुकानों को जो है मान्यता दी है और वह समाज के गरीब जो वर्ग है उसमें जो है खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, इसे ही हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के नाम से जानते हैं। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां से समझते हैं दोस्तों सहकारी समितियां। ठीक है, सहकारी समितियों का नाम आपने सुना होगा, ये क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस कुछ दुकानें होती है, जैसे तमिलनाडु में अगर आप रहते हो तो राशन की दुकानों से, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आपने मदर डेयरी का नाम सुना होगा, गुजरात में अमूल सफल। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी सहकारी समितियां हैं। ये क्या करती है दोस्तों, ये जो है खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही साथ क्या करती है, ये गरीब तबके के लोगों की भी मदद करती है बहुत ज्यादा। यानी आप ये समझ सकते हो कि खाद्य सुरक्षा जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाती है। सहकारी समितियां खाद्य सुरक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है, खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभा रही है। और आपके सामने जो है इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चल गया हो। बात करते हैं यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका मौसमी भुखमरी। आपको याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर में मौसमी बेरोजगारी के बारे में पढ़ा था। मौसमी बेरोजगारी यानी मौसम के अकॉर्डिंग कुछ महीने जो है काम नहीं मिलता, तो उस समय जो वो बेरोजगार रहते हैं, काम नहीं मिलता, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है मौसमी भुखमरी, ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ से। जब खेतों में फसल पकने और फसल कटने के 4 महीने तक कोई काम नहीं होता, तो इस समय मौसमी भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, कोई काम नहीं रहता, यहाँ पर वो बेरोजगार है तो वो मौसमी बेरोजगारी हुई। लेकिन अब जब वो बेरोजगार है तो उसके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, तो उस समय वो क्या हो जाएगी, कौन सी स्थिति, वो एक और स्थिति भी पैदा हो जाएगी वहां पर, वो होती है मौसमी भुखमरी। ठीक है, कुछ साल के कुछ महीने, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, कुछ महीने जब इनके पास रोजगार नहीं होता, जब इनके पास पैसे नहीं होता,
जब इनके पास कोई संसाधन नहीं होता पैसे कमाने के, तो उस समय इनको मौसमी भुखमरी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर दीर्घकालिक भुखमरी। दीर्घकालिक का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब हो गया लंबे समय के लिए। ठीक है, तो लंबे समय की जो भुखमरी है वो कब पैदा होगी दोस्तों? वह तब पैदा होगी जब क्या होगा, आहार की जो मात्रा है यानी भोजन की जो मात्रा है, इन सब की मात्रा निरंतर कम होती जा रही हो किसी कारणवश। ठीक है, हो सकता है कोई वॉर चल रहा हो, निरंतर जो खाना है वो कम पड़ता जा रहा है, या गुणवत्ता के आधार पर हो सकता है हमने किसी गलत रसायन का प्रयोग किया अपनी खेती बाड़ी में, जिससे जो फसलें हैं वो बिल्कुल नष्ट होती जा रही है। जो फसलों का जो ग्रो का जो चार्ट था वो बिल्कुल नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो ये निरंतर कमी जब होती है तो उस समय दीर्घकालिक भुखमरी पैदा हो जाती है, जो कि कुछ महीनों के लिए नहीं, और पता नहीं चलता कि वो जो मात्रा है वो कब ठीक होगी, बस भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है और वो काफी लंबे समय तक रहती है। उसे दीर्घकालिक भुखमरी कहते हैं। ठीक है, यहां पर समझिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हरित क्रांति ने क्या किया था, हमारे फसलों में बहुत ज्यादा वृद्धि की थी, लेकिन वो कुछ सीमित राज्यों तक था, और जिस राज्यों तक था वो राज्य जो है गरीबी से बाहर निकला था। इन सब बातों का जो है हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। यानी जब हरित क्रांति आई तो खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखना है हमें। हरित क्रांति ने दोस्तों भारत में क्या किया, खाद्यान्न को आत्मनिर्भर कर दिया। यानी पहले क्या थे, पहले हम कुछ समय के लिए जब हमारे पास दिक्कतें आती थी, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा जो मौसम है वो विपरीत दिशा में चला जाता था, मान के चलो बरसात होनी है और बरसात नहीं हो रही, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मौसम विपरीत दिशा में गया, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। आत्मनिर्भर का मतलब स्वयं के ऊपर निर्भर करने के योग्य बना दिया, कि अब हमारे पास इतनी ज्यादा फसल है कि हम क्या कर सकते हैं, उसे स्टॉक में रख सकते हैं, और बाद में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आपदा आती है, या मौसम के कारण कुछ गड़बड़ होती है, तो हम अपने ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया इन्होंने। ठीक है, हरित क्रांति ने। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि हरित क्रांति के बाद क्या हुआ दोस्तों, मौसम की विपरीत दिशा भी अगर होती है तो इसमें भी अकाल की स्थिति नहीं होती, अकाल नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले क्या होता था कि अगर मौसम की कोई गड़बड़ होती थी तो इसका मतलब जो किसान है वो किसी की जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई, तो उस समय क्या होगा, अकाल की स्थिति पड़ जाएगी, बहुत बड़ी मात्रा में हमें फसलों का आयात करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखमय बात होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हरित क्रांति जब से आई तब से क्या हुआ है, अकाल की स्थिति की संभावना बहुत ही ज्यादा कम होती है, ना के बराबर होती है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। बात करें हम दोस्तों कि अनाज का उत्पादन भी बढ़ गया। अनाज का उत्पादन बढ़ने के परिणाम स्वरूप अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। अब जब हरित क्रांति आई थी तो आपको पता है जो अनाज के जो उत्पादन है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी थी। ठीक है, और बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगी तो जिस राज्य ने उसको ग्रो किया, बढ़ाया, उसको तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन उसके अलग भी उसके परिणाम स्वरूप जो अनाज की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो गई, एक जगह पर रह गई। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, जितने की जरूरत थी हमें उतना मिल गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिए एक एग्जांपल से, मान के चलिए आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, 50K है। ठीक है, 50,000 है, और हम क्या करते हैं, उसे सेविंग करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और सोचते हैं कि इतना सेव हो जाए तो बढ़िया बात होगी, इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस 50,000 की सैलरी में खर्च हो जाता है और हम उस चीज को सेव नहीं कर पाते। लेकिन जब किसी महीने किसी कर्व की वजह से हमारे बिजनेस में बड़ा फायदा हुआ और वहां पर 50 की जगह 5 लाख हो जाता है, तो वो जो सेविंग है वो हमारी सुनिश्चित हो जाएगी, यानी वो सेविंग हो चुकी है हमारी,
अब कोई टेंशन नहीं है। तो वही जो चीज है यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि उस समय इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई थी फसलों में कि उपलब्धता सुनिश्चित हो गई थी। आगे अगर कोई दिक्कत भी आती है तो हम उसे संभाल लेंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों का वर्णन करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी आपको बताया गया था और अब हम उसके लाभों के बारे में बात करते हैं। मूल्यों का स्थिर रखने में सहायता। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, इसके अंतर्गत जो भी आती है वो अपने मूल्य को, अपने पैसे को स्थिर रखते हैं। इसमें सहायता। कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां पर फसलों की, खाद्य सामग्री की, आप समझ सकते हो, खाद्य सामग्री की जहां पर भी दिक्कत है वहां पर क्या करते हैं, ये उस कमी को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। अकाल की स्थिति, भूखमरी की स्थिति की व्यापकता को रोकने में सहायता करता है। यानी कि ऐसा ये सिचुएशन पैदा नहीं होने देता जिसके कारण ये दोनों जो स्थिति हो पैदा हो। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में, जो निर्धन परिवार के जो लोग होते हैं उनके पक्ष में रहता है ये, उनकी कीमतों को कम करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये अपने आप से भी कभी निर्णय लेता है कि जो गरीब परिवार है उनके पक्ष में जाता है ये, और उनको कम कीमत में भी जो खाद्य सामग्री है वो उनको उपलब्ध करवाता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है आपका राशन की दुकानों को चलाने में कौन कौन सी समस्याएं आती है। आपको पता होगा जो सरकारी दुकानें होती है राशन की, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर गांव से हो कोई तो उनको पता होगा कि गांव की जो राशन की दुकानें हैं उनका जो हाल है वो बुरा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो नियमित दुकान नहीं खोलते, टाइम से नहीं खोलते। जब उनकी मर्जी होती है दुकान खोलते हैं, जब उनकी मर्जी होती है दुकान बंद कर देते हैं। ऊपर से वो क्या करते हैं, जिसको 5 किलो खाद्य सामग्री देना है उसको वो कम देते हैं, किसी ना किसी रूप में वो उसे काट लेते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर, और फिर उसे जो खाली बाजार होता है, जो खुला बाजार होता है मार्केट, वहां पर जाके वो बेच देते हैं। तो उनसे वो ज्यादा अत्यधिक जो लाभ कमाने का जो प्रयत्न है वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें आती है राशन की दुकानों को चलाने में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। जो राशन की दुकानें हैं दोस्तों, वहां पर लोग अनाज से अधिक लाभ कमाने के लिए खुले बाजार में बेच देते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ राशन बचा के, या जो बंदा नहीं ले पाया है राशन, उनका राशन को स्टॉक करके वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए खुले बाजार में बेच देते हैं। अगर हम बात करें राशन की दुकानों पर घटिया अनाज की बिक्री, ठीक है, जो अनाज अच्छा है उसे वे रख लेते हैं लंबे समय तक चले और वो उसे बेच दे, और घटिया अनाज मिलने की भी संभावना होती है। जो पुराने स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो खराब हो गया है, वही लोगों को दे दिया जाता है। और गांव के लोग आपको पता ही है, जो निर्धन है वो विवश रहते हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं होता, तो उनको घटिया जो अनाज है वही खरीदना पड़ता है। बात करें हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, तो जो राशन की दुकानें हैं उनके टाइम की प्रॉब्लम है, समय पर नहीं खुलती वो कभी भी। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ चलती रहती है, समय पर नहीं खुलती और कभी कभार खुलती है। जिस समय जरूरत है उस समय नहीं खुल रही है और किसी अन्य टाइम जो वो खुल रही है। तो इस प्रकार की दिक्कतें आती है राशन की दुकानों के साथ। आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही साथ आपके क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। 4 चैप्टर थे, चारों करा जा चुके हैं। ठीक है, और भी जो आपके जो सब्जेक्ट है वो आपके चालू होंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो वीडियो है यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो कर सकते हैं लाइक, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उससे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।